ओरिजिन एक्टोडर्मल भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी में एक्टोडर्मल ओरिजिन का एपिथेलियल टिश्यू कौन हुआ? हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। और हमारी बॉडी में मेसोडर्मल ओरिजिन का एपिथेलियल टिश्यू कौन हुआ? तो मेसोथेलियल ओरिजिन का एपिथेलियल टिश्यू हो गया आपकी मेसोथेलियम। मेसोथेलियम जिसे हम और क्या नाम से जानते हैं? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? ये तो आपको अब आगे से बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें एक बार मैं पहले बता चुका हूँ और आज एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। आप भूले नहीं कि ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, ये मेसोथेलियम क्या होती है, क्योंकि अब आगे हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको कई सारे ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाऊंगा, मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा, लीवर पढ़ाऊंगा, पेंक्रियाज पढ़ाऊंगा, टेस्टिस पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे, तो हार्ट पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ेंगे। ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स होंगे अंदर के विसरल ऑर्गन्स, इन सभी ऑर्गन्स की सरफेस पर सबसे बाहर की तरफ आपको एक मेसोथेलियल लाइनिंग जरूर मिलेगी। मेसोथेलियम लाइनिंग क्यों? कि ये मेसोडर्म ओरिजिन की होगी और वहाँ पर जो सेल्स होगी उनका शेप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो इस तरह की फ्लैट सेल्स होगी। सिंगल सेल थिकनेस है उसकी, बस एक ही सेल की लाइनिंग है, थिकनेस सिंगल लेयर्ड सेल है वो। ओके बच्चों, तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन वी टॉक अबाउट, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको इसका मेसोडर्मल ओरिजिन का, और वो होगा आपकी एंडोथीलियम। अब यहाँ ध्यान रखना, व्हाट इज एंडोथीलियम मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि बच्चों हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे हमारी आर्टरीज हो गई, हमारी जो वेन हो गई, तो ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ना, कि ये हमारी आर्टरी की वॉल हो गई या वेन की वॉल हो गई, कुछ भी मान लो, वेन मान लेते हैं। अगर आप इसकी वॉल को चेक करते हो तो आपको इसकी वॉल में 3 लेयर्स मिलेगी। यहाँ पर आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेगी इस तरह से, 1, 2 और एक सबसे बाहर वाली, 3 लेयर्स मिलेगी। सबसे बाहर वाली लेयर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, बीच वाली लेयर को हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, मीडिया मिडल लेयर है इसलिए। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, बेसिकली ये इस डायग्राम में एक गड़बड़ हो गई, इसको हटा देता हूँ मैं, ओ सॉरी, पूरा ही हट गया ये तो। देखिए अभी भी यहाँ 3 लेयर्स है। ट्यूनिका मीडिया एक्सटर्ना दिख रही है, बिल्कुल, ट्यूनिका मीडिया भी दिख रही है, और अब ये जो एक ये वाली जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है हमारी, ये हमारी ट्यूनिका इंटिमा हो गई। तो ये जो है ट्यूनिका इंटिमा या ट्यूनिका इंटरना, दोनों नाम से जानते हैं हम इसको, ट्यूनिका इंटिमा भी कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब अगर आप इस ट्यूनिका इंटिमा को या ट्यूनिका इंटरना को देखो तो ये वास्तव में, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये इस तरह की है बच्चों। ट्यूनिका इंटरना जो है वहाँ पे सेल्स की एक ही लेयर है, ये इस तरह से, ये इस तरह की फ्लैट सेल्स है और ये इस तरह का उसका शेप है। समझ में आया आप लोगों को? इसी को हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, इसी को हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मेसोथीलियम अलग चीज थी, अब एक एंडोथीलियम भी आ रही है ना। मेसोथीलियम कहाँ बताया मैंने आपको? बॉडी वॉल की जो इनर लाइनिंग है या हमारे इंटरनल ऑर्गन की जो आउटर सरफेस है, उसको तो हमने मेसोथीलियम नाम दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, उन सभी ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उस इनर मोस्ट लेयर को हम ट्यूनिका इंटिमा या ट्यूनिका इंटरना या उसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, और इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है। एक्चुअली एंटायर ब्लड वेसल जो होता है, चाहे वो ट्यूनिका एक्सटर्ना हो, चाहे वो ट्यूनिका मीडिया हो, चाहे वो ट्यूनिका इंटरना हो, इन सभी का ओरिजिन एंडोडर्मल है, और सिमिलरली एंडोथीलियम भी मेसोडर्मल ओरिजिन की है। मैंने ये एग्जांपल पर्टिकुलरली यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि इवन कुछ बुक्स में ये बात लिखा हुआ है कि जो एंडोथीलियम होती है उसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है।
एंडोथीलियम इज ए पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हमारा एंटायर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, चाहे हार्ट हो, चाहे आर्टरीज हो, चाहे वेन्स हो, और चाहे हमारा इवन ब्लड हो जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इन सभी का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, इंक्लूडिंग एंडोथीलियम लाइनिंग। हमारे ब्लड वेसल की जो इनरमोस्ट लेयर है जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं, इसका भी ओरिजिन मेसोडर्म ही होता है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि एंडोथीलियम जो है एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है, वो बिल्कुल गलत है। ओके, कम बैक टू हियर। यहाँ मैंने आपको दो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू बताए हैं जिनका ओरिजिन मेसोडर्म से, एक मेसोथीलियम और दूसरा एग्जाम्पल इसमें एंडोथीलियम हो गया। और क्या एंडोथीलियम क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। मेरे पास एक डायग्राम और है, आई होप यहाँ कहीं होगा फोटोग्राफ लिया हुआ। ये देखिए आप, ये एक आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है। अब इस आर्टरी के क्रॉस सेक्शन में आप सबसे बाहर की तरफ ये ट्यूनिका, बाहर की तरफ ये देखिए यहाँ नीचे ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। फिर ये बीच वाला जो पार्ट है ये ट्यूनिका मीडिया है, और ये जो हमारे पास सबसे अंदर वाली लेयर है ये ट्यूनिका इंटरना हो गया, या ट्यूनिका इंटीमा हो गया। इसे ही हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। देख सकते हो आप कैसी है ये बच्चों, ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स की एक लेयर बनी हुई है। और इसका ओरिजिन जो होगा वो अब आप याद रखेंगे कि मेसोडर्मल ओरिजिन होगा। और अब ये वर्ड आपको दिमाग में अच्छे से फिट करना है, व्हाट इज एंडोथीलियम। तो फिर बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कई बार हम सिर्फ एंडोथीलियम ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारे बॉडी के जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, इवन हमारा जो हार्ट होता है ना बच्चों, उसकी भी जो इनरमोस्ट लाइनिंग होगी वो भी एंडोथीलियम की ही बनी होगी, जिसे वहाँ हम एंडोथीलियम नाम नहीं देते हैं, वहाँ हम उसको एंडोकार्डियम नाम दे देते हैं, पर वो है ये ही लेयर है। मीन्स योर ब्लड when flows in veins and arteries it is always in contact with endothelium। और एक बात यहाँ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि जब ये आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स में भी आपको ये लाइन 3 लेयर्स मिलेगी, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना और मीडिया। बट व्हेन दिस आर्ट्रियोल्स विल डिवाइड इनटू कैपिलरीज, तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी कैपिलरी का डायग्राम बनाते हो, अगर आप किसी कैपिलरी का डायग्राम बनाते हो तो ये देखिए जैसे मैंने कोई कैपिलरी बनाई है, नाउ दिस टाइम इट इज़ ए कैपिलरी, है ना, इस तरह से। तो मैं ये तो हटा देता हूँ। कैपिलरी की जो वॉल होती है, ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बड़ी थिन होती है, समझ लेना आप इस बात को, है ना। और जो कैपिलरीज होती है उसकी वॉल में न तो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है न ट्यूनिका मीडिया होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा होता है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एंडोथीलियम होती है, वहाँ पर सिर्फ एंडोथीलियम लाइनिंग होती है, वहाँ बाकी की 2 लेयर मिसिंग है। कैपिलरीज का डायमीटर बहुत कम होता है, उनकी वॉल बड़ी ही थिन होती है, और उसमें सिर्फ एक ही तरह की वॉल, एक ही तरह की लेयर है, दैट इज एंडोथीलियम, जो ये आपको यहाँ इस तरह से दिखाई दे रही। और मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे इस तरह के सेल्स के बीच में पोर्स भी मिलेंगे आपको, ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। उससे क्या होगा कि ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है वो यहाँ से निकल के टिश्यूज़ में जा सकता है। आया समझ में आपको, यहाँ से इस तरह से बाहर उनका डिफ्यूजन हो सकता है, जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इसी के थ्रू होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये क्या बनाया मैंने यहाँ पर, दिस इज ए कैपिलरी and the wall of capillary is made up of simply endothelium। लिख लेते हैं, the wall of capillary is made up of endothelium only। क्योंकि अब हमारी फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गई, ये सारी बातें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, है ना। मैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सब चीज़ें पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़े मायने रखती है, बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो ये क्या है, इस डायग्राम में क्या है, ये मेजर आर्टरी है। ऐसा ही अगर कोई मेजर वेन भी है तो वहाँ तो ये तीनों लेयर्स होगी। कैपिलरीज की वॉल में सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम होती है। व्हाट इज एंडोथीलियम, अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि एंडोथीलियम का ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होगा। ओके, कम बैक टू द, वापस ऊपर आते हैं हम।
और मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उनके ओरिजिन एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं, मेसोडर्मल भी हो सकते हैं और एंडोडर्मल भी हो सकते हैं। अब एंडोडर्मल ओरिजिन का हमारे पास कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, ध्यान रखें, एक तो आपकी लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं, लंग्स के जो अंदर एल्वियोलाई होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू हो गया क्योंकि सरफेस मेकिंग टिश्यू है। लंग्स में एल्वियोलाई जो हो गए वहाँ पे, ये आपका एंडोडर्मल ओरिजिन हो गया। और पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी होती है बच्चों, उस एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी, उस एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होगी, ये जिसको हम म्यूकोसल एपिथेलियम कहेंगे, इसका ओरिजिन एंडोडर्म से होता है। तो दो जगह पर आपको ये एंडोडर्मल एपिथेलियल टिश्यूज देख सकते हैं, एक इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लाइनिंग, स्टमक की मतलब आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लाइनिंग, पूरी में फेरिंग्स और इसोफेगस नहीं आएगा, स्टमक के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी जो इनर सरफेस होती है वो आपकी एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन है यहाँ पे। और सिमिलरली लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, जो एयर सैक है वहाँ पर, वो भी आपके सारे एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमने तो बस क्वेश्चन तो सिंपल सा इतना बनेगा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के ओरिजिन क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ का ओरिजिन एक्टोडर्मल भी हो सकता है, मेसोडर्मल भी हो सकता है और एंडोडर्मल भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड कनेक्टिव टिश्यूज़, अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले बताया, सिर्फ मेसोडर्मल ओरिजिन के होंगे। न्यूरल टिश्यू सिर्फ एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। और लास्ट में जो मसल टिश्यू पढ़ाया उसका वापस ओरिजिन सिर्फ मेसोडर्मल होगा। ओके फाइन। अब देखिए हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं बच्चों, उनकी प्रॉपर्टीज़, अब जैसे बता देता हूँ, एक और लाइन है हमारे पास, सबसे पहले ये लाइन आ रही है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, दे आर कवरिंग टिश्यूज़, दे आर लाइनिंग टिश्यूज़, दे आर सरफेस मेकिंग टिश्यू। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम देखें कि अब जैसे ये इंटेस्टाइन है हमारी, अब इस इंटेस्टाइन की ये जो आपको यहाँ पर आउटर सरफेस दिखाई दे रही है, डेफिनेटली ये जो आउटर सरफेस होगी, ये आउटर मोस्ट सरफेस जो होगी वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। ठीक, उसके बाद अगर आप इस इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो अब ये यहाँ पर जो इसकी इनर सरफेस बनेगी, ब्लैक ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो इसकी इनर मोस्ट सरफेस बनेगी, क्योंकि ये भी तो सरफेस है, तो यहाँ पर जो टिश्यू होगा वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा। ओके, उसके बाद जैसा कि ये डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अब इसमें देखिए आप, यहाँ ये नीचे की तरफ यूट्रस है। ओके, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। तो अब इस यूट्रस में यहाँ बाहर की तरफ जो टिश्यू होगा वो एपिथेलियल टिश्यू होगा, और यहाँ ये जो अंदर की इसकी कैविटी है यूट्रस की, ये भी एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पर नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर है, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब इस यूरिनरी ब्लैडर में बाहर की तरफ ये जो टिश्यू होगा ये भी एपिथेलियल टिश्यू होगा, और ब्लैडर की जो अंदर की लाइनिंग होगी ये भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू होगी। यहाँ ये आपकी स्किन दिखाई दे रही है, तो ये स्किन भी आउटर मोस्ट सरफेस बना रहा है, तो ये भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं। कोई सी भी सरफेस हो, सरफेस मेकिंग टिश्यू कहते हैं, लाइनिंग टिश्यू कहते हैं, या हम उसे कवरिंग टिश्यू कहते हैं। डिफरेंट सरफेसेस जो भी बनती है, अब यहाँ देख सकते हो आप, ये सेक्शन काटा तो ये इंटेस्टाइन का सेक्शन कट गया यहाँ पे, ये तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो इंटेस्टाइन जो है वो, क्योंकि हाईली कोइल्ड होती है ना, और इस तरह से हमने एक लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन काटा है, तो ये एक ही इंटेस्टाइन बार बार यहाँ पर कट गई है। तो अब इस इंटेस्टाइन में ये बाहर की तरफ यहाँ ये एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, और ये अंदर की तरफ भी यहाँ एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे ट्रेकिया ले लो, चाहे लंग्स ले लो, चाहे ब्लैडर ले लो, यूट्रस ले लो, फैलोपियन ट्यूब ले लो, सेमिनल वेसिकल ले लो, एपिडिडाइमिस ले लो, इन सभी टिश्यू में बाहर की तरफ एक एपिथेलियल टिश्यू होगा
और अंदर भी उनमें जो सरफेस होगी, इनर सरफेस होगी, होलो ऑर्गन्स की जो इनर सरफेस होगी, वहाँ पर भी एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखें कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में होंगे। वो उन ऑर्गन्स की आउटर सरफेसेस बनाएंगे, और अगर उनकी वो ऑर्गन होलो हैं तो वो उनकी इनर सरफेसेस भी बनाएंगे। ओके एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं बच्चों, वो सरफेस मेकिंग टिश्यू होते हैं, तो ऐसे में उनकी जो एक सरफेस होती है वो हमेशा फ्री रहेगी। कैन यू सी दैट? ये जो मैंने ऊपर बनाया है आपको, ऑब्वियस है ना कि जहाँ कहीं पर भी एपिथेलियल टिश्यू होगा, अब ये हमारे पास कोई एपिथेलियल टिश्यू है तो इसकी जो एक सरफेस होगी ये ऊपर वाली, ये हमेशा फ्री सरफेस होगी। सेल्स एक तरफ नीचे की तरफ दूसरे किसी टिश्यू से अटैच रहेगी, लेकिन उन सेल्स की जो ऑपोजिट सरफेस होगी, एपिकल सरफेस कहते हैं हम उसे, वो हमेशा फ्री सरफेस होगी। ध्यान रखें, ये इनकी प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू की। कि मेसोडर्मल जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें सेल्स में भी पॉसिबल कि चारों तरफ दूसरी सेल्स से अटैच हो, लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज में ऐसा नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यूज में सेल्स की एक सरफेस नीचे की तरफ अटैच्ड रहेगी, ये जैसे यहाँ नीचे की तरफ अटैच है, लेकिन इनकी जो दूसरी सरफेस होती है वो हमेशा फ्री सरफेस होती है। अब ये फ्री सरफेस किसको फेस करेगी? इंटरेस्टिंगली, तो इट्स सिंपल कि मान लीजिए ये स्किन है हमारी, तो स्किन के केस में ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगी। समझ में आई बात आपको? लेकिन मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब है, ये देखिए फेलोपियन ट्यूब है, और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है। तो अब फेलोपियन ट्यूब में एक लिक्विड है, हमेशा एक न्यूट्रिएंट, एक लिक्विड रहेगा। तो ये सेल्स किसको फेस कर रही है? दे आर फेसिंग ए लिक्विड, दे आर फेसिंग अ बॉडी फ्लूइड। अब जैसे ब्लड की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स में सबसे अंदर की तरफ क्या है? एंडोथीलियम, है ना? अब बताइए मुझे कि ये एंडोथीलियल सेल्स है, इनकी ये जो सरफेस है ये किसको फेस कर रही है? तो डेफिनेटली ये जो सरफेस है ये ब्लड को फेस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड। तो हमारे पास ऊपर यहाँ एक दूसरी लाइन और नोट किया है हमने, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। पहली लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यू इज ए कवरिंग टिश्यू, लाइनिंग टिश्यू और सरफेस मेकिंग टिश्यू होता है। दूसरी लाइन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू हैज़ a free surface which faces either body fluid or the outside environment। समझ में आया आप लोगों को कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है उनकी एक सरफेस हमेशा फ्री रहेगी, है ना? कोई भी अब यहाँ इस डायग्राम में बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास इस जगह पर ये एक एपिथेलियल टिश्यू है। तो यहाँ ऑब्वियसली ये हमारा एक्चुअली लंग्स है, तो ये लंग्स के ये बाहर वाली हो गई इसका मतलब। तो ये बाहर वाली जो एपिथेलियल टिश्यू है ये डेफिनेटली यहाँ पर एक प्लूरल फ्लूइड होता है, उस प्लूरल फ्लूइड को फेस करेगी। ये यहाँ पर ये पेरिटोनियल कैविटी होती है, उस पेरिटोनियल कैविटी में भी एक फ्लूइड होता है, तो वो उस फ्लूइड को फेस करेगी। तो और यहाँ बाहर की तरफ स्किन है, तो स्किन में ये सेल किसको फेस कर रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। तो वेरी सिंपल, अच्छे से ध्यान रखें। दूसरी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एपिथेलियल टिश्यू की, दैट एपिथेलियल टिश्यू हैज़ ए फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर बॉडी फ्लूइड। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के अंदर का है तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू आपकी स्किन है तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। ओके, अब आते हैं हम एक डायग्राम देखते हैं किसी एपिथेलियल टिश्यू का, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आप क्या देख रहे हो कि एपिथेलियल टिश्यू की कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। उस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में अगली जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि यहाँ पर आप इन सेल्स को देखो, तो इन सेल्स के बीच में यहाँ आपको कोई खास गैप नहीं दिखाई दे रहा है, इजंट इट? कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? किसी तरह का गैप नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एपिथेलियल टिश्यू की ये होती है कि सेल्स आर टाइटली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। जहाँ कहीं पर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है वहाँ पर सेल्स टाइटली पैक्ड होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, करेक्ट। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि कोई और टिश्यू ले लेते हैं अपन, जैसे कनेक्टिव टिश्यू ले लेते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको देखिए। ये हमारे पास मान लीजिए कोई कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू के केस में क्या होता है कि सेल्स एक दूसरे से दूर दूर होती है, सेल्स आर डिस्टेंटली लोकेटेड, और ऐसे में सेल्स के बीच में यहाँ पे आपको एक मटेरियल मिलेगा, इसे हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम
इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, ये कुछ केमिकल कंपाउंड से बनी होती है। उन केमिकल कंपाउंड में से एक मेन केमिकल कंपाउंड होते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड। ध्यान से सुनना और सीखते जाना अच्छे से। हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। इसके अलावा ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो है ना बच्चों, ये एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। क्योंकि जो हाइल्यूरोनिक एसिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में वाटर जो है वो इनमें इस हाइल्यूरोनिक एसिड के साथ बाउंडेड फॉर्म में रहता है। तो दैट हाइल्यूरोनिक एसिड हैज़ ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, हैज़ ए टेंडेंसी टू रिटेन वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे में उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो स्टिकी हो जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूको मतलब म्यूकस जैसी उसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में कई सारे प्रोटीन के फाइबर्स भी मिलेंगे, जैसे कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन एटसेट्रा। मेन तो दो ही प्रोटीन होती, कोलेजन और इलास्टिन, अदरवाइज एक रेटिकुलिन प्रोटीन के फाइबर्स और हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होते हैं। तो इसको हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, इसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक लिक्विड भी प्रेजेंट रहता है बच्चों, है ना। वाटर जैसा एक लिक्विड भी प्रेजेंट इसी मैट्रिक्स के अंदर होगा वो। तो वो जो वाटरी मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है इस मैट्रिक्स में, उस वाटरी मटेरियल को हम टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। तो बेसिकली वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी इस इंटरसेलुलर स्पेस में ही है। इसी टिश्यू फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहेंगे। आया समझ में आप लोगों को? ये तो बात मैंने किस में पढ़ाई आपको? कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि सेल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट है, तो ग्राउंड सब्सटेंस और टिश्यू फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन अगर आप एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में सिंस सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ये यहाँ पर देखिए आप, उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो अगर इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है तो यहाँ पर जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगी उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम होगी। मैं कम कह रहा हूँ, है ना बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एब्सेंट होगी। एब्सेंट तो हो ही नहीं सकती भाई, सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपक भी जाएगी तो भी बीच में थोड़ा सा तो गैप रहेगा ही रहेगा, और ऐसे में उस थोड़े से गैप में कुछ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो ये इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? पहली प्रॉपर्टी। एक और यहाँ भी क्या बताई, टाइटली पैक्ड होती है, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो काफ़ी कम है। देन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज दैट कि इनके पास, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टाइटली पैक्ड है, तो इनके बीच बीच में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, स्पेस ही नहीं है ना। अब जैसे इधर यहाँ इसकी बात करें हम, ये कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो कनेक्टिव टिश्यू में तो क्या है कि बच्चों दोनों सेल्स के बीच में काफ़ी सारा गैप है, कई सारे सेल्स में, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ ब्लड वेसल्स बनाए हैं आपको। तो ये ब्लड वेसल्स की जो प्रेजेंस है, इट इज़ पॉसिबल इन कनेक्टिव टिश्यूज़ जहाँ पे सेल्स के बीच में गैप ज़्यादा है। लेकिन अब इन्हीं ब्लड वेसल से न्यूट्रिशंस निकलेंगे और वो इन सेल्स को न्यूट्रिएंट निकलेंगे जो इन सेल्स को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के साथ ये दिक्कत है बच्चों कि इस डायग्राम में आप देख लीजिए, इनके बीच में गैप नहीं है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की क्वांटिटी बहुत कम है। तो ऐसे में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि एपिथेलियल टिश्यू इज एवस्क्यूलर। एवस्क्यूलर का मतलब ये हो गया कि उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। अब अगर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो क्वेश्चन नया ये उठता है कि एपिथेलियल टिश्यूज को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा?
इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ डिस्कार्ड करेंगे। तो जवाब ये है बच्चों कि एक चीज़ अपने दिमाग में नहीं ये बिठाओ, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं एक तरफ तो उनकी फ्री सरफेस होती है जो कि एनवायरनमेंट को, एपिकल सरफेस बिल्कुल फ्री है, वो या तो एनवायरनमेंट को फेस करती है या उस ल्यूमन को फेस कर रही है। लेकिन इनकी जो बैक साइड होती है वहाँ नीचे हमेशा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा बच्चों। तो ये एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एपिथेलियल टिश्यूज की, दैट एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ले अपॉन एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे इतना इतना ये जो पार्ट है यहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो पॉइंट ये है कि कनेक्टिव टिश्यू में तो मैंने बताया कि गैप होता है, और वहाँ पे ये देखिए, ये इस जगह देखिए ये एक ब्लड वेसल भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से न्यूट्रिशंस जो होंगे वो इस ब्लड वेसल से यहाँ बाहर आ जाएंगे, और डिफ्यूजन के थ्रू इन सेल्स को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। मीन्स सिंपल सी बात ये हो गई कि जो सेल्स ऑफ एपिथेलियम है दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो वस्कुलराइज्ड होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज को भी न्यूट्रिशन जो होगा वो नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, और वो ये बच्चों कि अगर आप किसी भी, ऊपर स्पेस है हमारे पास नहीं है, यहाँ बना लेते हैं और मैं सिखा देता हूँ आपको कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये मान लीजिए आपकी एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट अपॉन ए अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो ये यहाँ नीचे की तरफ मैं एक कनेक्टिव टिश्यू बना लेता हूँ। तो ये हमारा पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, फाइन। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है बच्चों कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके बीच में हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो ये मैं यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दोनों के बीच में यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, ये सेल्स की बनी हुई नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर लेयर है, ये नॉन सेलुलर लेयर है। समझ में आया आपको? कौन बनाता है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को? तो दोनों बनाते हैं, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज भी बनाते हैं और नीचे का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी बनाता है। वेल यहाँ आ जाते हैं हम, थोड़ा इधर जगह है हमारे पास। ये जैसे हमारे पास देखिए कि ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फाइन। अब क्या होगा कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसमें भी वापस दो लेयर्स हैं, एक ऊपर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू की तरफ, इसको हम बेसल लेमिना कहते हैं, बेसल लेमिना कहते हैं। और एक नीचे की तरफ जहाँ कनेक्टिव टिश्यू है इसे हम फाइब्रस लेमिना कहते हैं, इसको रेटिकुलर लेमिना भी कहते हैं, फाइब्रस लेमिना या रेटिकुलर लेमिना। और इन दोनों को मिला के आपकी क्या बन गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई। इसमें से जो बेसल लेमिना है इसका प्रोडक्शन कौन करेगा? ऊपर क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, तो सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू करेगी। और जो नीचे की तरफ फाइब्रस लेमिना है इसका फॉर्मेशन कौन करेगा? फाइब्रस लेमिना का फॉर्मेशन नीचे की तरफ, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करेगी। क्लियर? दोनों में और क्या मेजर डिफरेंस है? दो लेयर है तो दोनों का कंपोजिशन भी डिफरेंट है बच्चों। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना लूँ, आप भी अपना डायग्राम बनाएंगे उसमें लिख लेंगे। ये तो हो गई हमारे पास बेसल लेमिना, देखिए इस डायग्राम को अच्छे से। ये ऊपर की ओर पूरा आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नीचे की तरफ पूरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और दोनों के बीच में ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। जैसा कि यहाँ देख सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर है, बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना। ये जो बेसल लेमिना है अभी बताया है मैंने आपको, इसका प्रोडक्शन जो है सेल एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स करेगी। इट इज़ मेड अप ऑफ, इसमें कुछ तो कोलेजन प्रोटीन होगी, इसमें कुछ लेमिनिन नाम की एक प्रोटीन और होगी, लेमिनिन प्रोटीन, प्लस इसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे।
व्हाट यू मीन बाय ग्लाइकोप्रोटीन्स? तो बच्चों, जब कभी कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है तो जो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। तो जब भी कभी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर टाइम बीइंग इतना याद रखें कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है उनमें जो मेजर प्रोपोर्शन रहेगा वो प्रोटीन का रहेगा और कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन थोड़ा कम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पर कुछ प्रोटियोग्लाइकेन्स भी होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ बच्चों, ग्लाइकेन्स का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और प्रोटियो यहाँ प्रोटीन हो गया। तो जब कभी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लंबी चेन वाले कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़ जाते हैं यानी पॉलीसैकेराइड्स के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम उन्हें प्रोटियोग्लाइकेन्स कहते हैं। तो इसमें फ़र्क यही रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन कम रहता है। प्रोटियोग्लाइकेन्स में कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा एंड दे विल बी अटैच्ड विद मेनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बेसल लेमिना होती है उसमें कोलेजन, लेमिनिन, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और कुछ प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फाइब्रस लेमिना है यानी कि जो रेटिकुलर लेमिना है, यहाँ पर कुछ सिर्फ प्रोटीन के फाइबर्स होंगे, पर्टिकुलरली वहाँ पे आपके एक तो होगी कोलेजन प्रोटीन, उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू के पास में है इसलिए ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ आपके कोलेजन प्रोटीन होगी, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपका हाइल्यूरोनिक एसिड वगैरह भी यहाँ प्रेजेंट होगा, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होगी। फाइन, तो ये हमारे पास दो पार्ट हो गए इसके, बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना, और इस तरह से हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी है, कनेक्टिव नहीं एपिथेलियल टिश्यू जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। एक बार उनको रीड आउट कर लें, आई होप कि मैंने सारे एक्सप्लेन कर लिए। मेन प्रॉपर्टी ये 5 लाइन है सिंपली, दैट दीज आर कवरिंग टिश्यू, लाइनिंग टिश्यू और सरफेस मेकिंग टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैव ए free surface which faces either body fluid or the outside environment. Cells are compactly packed with little intercellular matrix. यहाँ पर little word पर ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आए कि उनमें intercellular matrix absent होती है तो गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। They have intercellular matrix but little intercellular matrix. Epithelial tissue is non-vascular, उनमें blood vessels नहीं होते हैं क्योंकि सेल्स टाइटली पैक्ड होती है, उनके बीच में गैप नहीं होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, और उसी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से आ जाएगा न्यूट्रिशन। देन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर होती है, उसमें कोई सेल्स नहीं होती, इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एंड के बाद हम लिख लेते हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, उनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे।